नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का द्रोणाचार्य क्लासेस में, जहां पे हम लोग टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का जो क्लास है दोस्तों वो है इंग्लिश पेडागोजी की लेक्चर नंबर 7। इससे पहले 6 क्लासेस चैनल पे अपलोड कर दी गई है। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट से जाके उसे अवेल कर सकते हो, देख सकते हो। आज जो 7th क्लास है वो बात करेंगे एवोल्यूशन, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोफेंसी पे। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो देखो, जो सबसे पहले मैंने पिछले दिन क्वेश्चन आप लोगों से करा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिट द कंटेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग स्किल। देखो, मैंने लैंग्वेज लर्निंग स्किल आप लोगों को बता दी थी, वो होता है LSRW, है ना, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग देन राइटिंग। तो LSRW में देखो यहाँ पे स्पीकिंग भी दिख रहा है, लिसनिंग भी दिख रहा है और राइटिंग भी दिख रहा है, यानी कि जो हमारा ऑप्शन जाएगा वो C नंबर जो है अलग है, जो कि यहाँ पे क्या होता है, फिट नहीं होता है। आप लोग खास ख्याल रखो, CTET में ये जो डज नॉट है या नॉट लगा दिया जाए तो उससे सेंटेंस का मतलब ही चेंज हो जाता है। तो आप ये क्या करना, ध्यान से देखना कि क्या सेंटेंस दिया गया है, क्वेश्चन को कामली पढ़ो एंड देन आंसर। ओके, तो ये जो आंसर जाएगा वो जाएगा C नंबर के साथ। तो देखते हैं सबसे पहले किन लोगों ने इसका सही आंसर दिया है। तो देखो, सबसे पहले कोमल गुप्ता जी ने इसका आंसर करेक्ट दिया था, बहुत बहुत बधाई। सावित्री हाजदा जी को भी बहुत बहुत बधाई। और तीसरे नंबर पे हैं आकाश जगनपुर, इनको भी बहुत बहुत बधाई। अगर आप लोग भी इसी तरह से अपना नाम लाना चाहते हो यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, ये वीडियो खत्म हो जाएगी उसके बाद कमेंट सेक्शन में जाना है और आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे होगा उसका आंसर करना है। और क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको क्या करना है, QOD लिख देना, यानी कि क्वेश्चन ऑफ द डे, और फिर जो आपका ऑप्शन होगा A, B, C या D में से कोई एक लिख देना, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर करा है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अब उससे पहले मैं देखो आप लोगों के लिए बता दूं कि जो भी लोग KBS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, तो देखो मैंने सारी वीडियो अपलोड कर दी है प्रीवियस ईयर की, और भी वीडियोस यहाँ पे चैनल पे आ चुके हैं, जहाँ पे सोशल साइंस के वीडियोस आ रही है, जहाँ पे मैंने देख लो यहाँ पे है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की वीडियो मैंने बना रखी है। देखो, राष्ट्रपति से 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रधानमंत्री से 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ये वीडियो खोज के देखनी है, जिनका भी पेपर 2 में क्या है, सोशल साइंस है। तो जाके वीडियो को देख लेना है। अब वीडियो कहाँ मिलेगी, ये भी एक क्वेश्चन है, तो उसका आंसर मैं आप लोगों को बता दूं। वीडियो मिलेगी आपको कहाँ पे, द एजुकेटर पे, ठीक है ना। द एजुकेटर आप क्या कर लेना, सर्च कर लेना, ठीक है, वहाँ से आप ले सकते हो, या फिर कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा द एजुकेटर का, वहाँ से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वहाँ पे जाके इन वीडियोस को देख लो। आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल वीडियोस है ये सब। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि इवोल्यूशन क्या होता है। मैं सबसे पहले इसके बारे में चर्चा करूँगा आप लोगों के साथ। देखो, इवोल्यूशन क्या होता है, जैसे ग्रोथ और देखो ग्रोथ और डेवलपमेंट था ना, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता था, है ना, डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता था। तो देखो, ग्रोथ मतलब होता था क्या, एक ये वृद्धि होता था, यानी कि इसका मतलब हुआ कि एक समय आने के बाद ये ग्रोथ क्या होती है, रुक जाती है। आप अपना हाइट को देख लो, अब एक एज में आके आपकी हाइट रुक गई है, अब आप बड़े नहीं होगे। और डेवलपमेंट यानी कि जो आपका विकास है शरीर का, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, इमोशनली आप क्या होते जाते हो, हमेशा डेवलप करते हो। तो ये क्या हो गया, आप डेवलप होते रहते हो। उसी तरह देखो यहाँ पे इवोल्यूशन में क्या होता है, आप क्या करते हो, कोई चीज़ का मापन करते हो, जांचते हो अलग अलग दायरे में। सिर्फ आप ग्रोथ को नहीं नापते हो, यहाँ पे आप डेवलपमेंट को भी मापते हो। तो चलिए देखते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन में हम लोग क्या क्या देखते हैं। हम लोगों का जो पहला पॉइंट है वो है इंडिविजुअल एंड सोशल वैल्यूज़। देखो, इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तित्व, अकेला जो एक हो उसे बोलते हैं इंडिविजुअल। और दूसरा क्या हुआ दोस्तों, सोशल वैल्यूज़। इट इंक्लूड्स क्वालिटीज़ लाइक पंचुअलिटी, मोरालिटी और ऑनेस्टी। देखो, इंडिविजुअल और सोशल लाइफ में अगर आप रहोगे तो देखना आपके अंदर क्या क्या डेवलप होगा। पंचुअलिटी देखना, आप जब आप B.Ed कर रहे थे या फिर BTC कर रहे थे आप लोग, तो देखना आप लोग टाइम टू टाइम कॉलेज पहुंचते थे, है ना, तो आपके अंदर क्या थी, पंचुअलिटी थी, आप टाइम पे पहुंचने वाले थे, है ना। अब दूसरा देखो, मोरालिटी। मोरालिटी का मतलब हुआ जहाँ पे
एक मॉरल आपके अंदर आना चाहिए, है ना। अब रास्ते पे अगर कोई व्यक्ति एक्सीडेंट से खून से लथपथ गिरा हुआ है, एक्सीडेंट हो गया उसका, तो आपकी ड्यूटी है कि आप उसे क्या करो, स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो या फिर कोई दूसरा काम हो, राशन वगैरह लेने जा रहे हो, योर ड्यूटी टू गेट देम इन हॉस्पिटल, यानी कि आपको क्या करना है, सबसे पहले उसे हॉस्पिटल पहुंचा देना है, तब आपको अपना काम करना चाहिए। यह है मोरालिटी। अब आगे बढ़ते हैं ऑनेस्टी के बारे में। ऑनेस्टी तो आप जानते ही हो, आपको हमें क्या रहना है, ईमानदार रहना है, दूसरे के साथ झूठा व्यवहार नहीं करना है ना। उसके अगर कुछ आपने किसी का रास्ते में गिरा हुआ पाया तो आप उसे क्या करो, उस व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश करो। और ईमानदारी का मतलब ये भी होता है कि आप खुद से ईमानदार रहो और खुद से पढ़ाई भी करो, है ना। ये नहीं कि ज़बरदस्ती माँ पिताजी या भाई बहन के कहने पे आप पढ़ाई करते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक्टिविटीज़ रिलेटेड करिकुलम। अब एक्टिविटीज़ रिलेटेड करिकुलम क्या होता है, इट इंक्लूड्स एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, ड्रामा, डिबेट्स एंड अदर को करिकुलम एक्टिविटी, यानी कि ये सिर्फ एकेडमिक्स को ही नहीं इंडिकेट करेगा, जहाँ पे क्या क्या हो, स्पोर्ट्स भी आता हो, म्यूजिक भी आता हो, ड्रामा भी आता हो, डिबेट्स भी आता हो, यानी कि व्यक्ति का जो है, किसी भी बच्चे का सर्वांगीण विकास, है ना, टोटली कंप्लीट डेवलपमेंट होगा। कहाँ पे, जब आप ये सब सारा चीज़ को करिकुलम एक्टिविटी कराओगे। तो इससे हो सकता है कि वो बहुत अच्छा स्पीकर बन जाए, है ना, बहुत अच्छा स्पीच डिलीवर करे आगे चल के, या फिर वो बहुत अच्छा आर्ट एंड क्राफ्ट का कुछ बन जाए, है ना, आर्टिस्ट बन जाए वो। तो ये डिपेंड करता है हमारे स्कूल्स के जो टीचर्स होते हैं उनके ऊपर, कि वो कैसे इन सारी चीज़ों को लेते हैं। आगे देखिए अब हेल्थ इंक्लूड्स ग्रोथ एंड मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स। देखो अब हेल्थ का मतलब ये नहीं कि आपकी बॉडी फिजिक अच्छी हो या फिर आप कंप्लीटली फिजिकली फिट हो, मेंटल हेल्थ भी आपका हाई होना चाहिए। आप अच्छे तरह से क्या हो, मेंटली भी क्या हो, हेल्दी रहो, तो ही उसे बोलेंगे आप कंप्लीटली क्या हो, हेल्दी हो। तो ये 3 पॉइंट था। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो अब क्या है, अब टीचर का जो है इवोल्यूशन होगा पढ़ाते समय। अब इसको कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इन स्पोर्ट्स एंड अदर को करिकुलम एक्टिविटी, है ना। जब आप क्या करते हो, जब आप क्लासरूम में देखो, जब टीचर पढ़ा रहा हो तो आप क्या करो, स्टूडेंट का परफॉर्मेंस देखो, उस जो क्लास को आपने पढ़ाया उस बच्चे का देखा जाएगा कि स्पोर्ट्स में वो कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है। और को करिकुलम जो एक्टिविटी है कि को करिकुलर एक्टिविटी, यानी कि जब वो क्या करेगा, डिबेट करेगा या फिर आर्ट एंड क्राफ्ट होगा या चेस खेलेगा या लाइब्रेरी में उसका कैसा बिहेवियर है, उसे कंप्यूटर पे कितना प्रोफेंसी है, समझ पा रहे हो ना, वो अच्छा एथलीट है भी या नहीं। तो इन सारे चीज़ों को देखा जाएगा। अगर बच्चा सारे चीज़ों पे अच्छा उतरता है तो आपको एक ग्रेट टीचर माना जाएगा, कि आप क्या हो, एक ग्रेट गुरु हो, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होगी। अब देखो अगला पॉइंट क्या बताता है हमें, द ऑब्जर्वेशन एंड असेसमेंट of the teacher's behavior in the class through a special technique such as Flanders interaction analysis technique। देखो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे ये टेक्निक का क्या मतलब हुआ। देखो इस टेक्निक में क्या होगा, टीचर का बिहेवियर देखा जाएगा कि वो क्लासरूम में कितना कनेक्ट है ना, वो कितना आई कांटेक्ट बना पाता है, बच्चे कितने बिना डरे हुए उससे क्वेश्चन कर पाते हैं टीचर से, या फिर उनके जो अंदर में क्योरीज है, डाउट्स है, वो सूट कर पाते हैं टीचर के सामने या नहीं। तो ये देखकर क्या किया जाएगा, टीचर को मार्क्स दिए जाएंगे कि टीचर कितना अच्छा पढ़ा रहा, उसकी टीचिंग स्किल्स कितनी अच्छी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला है रिजल्ट ऑफ टास्क कंडक्टेड ऑन अ मंथली एंड एनुअली बेसिस। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चे का रिजल्ट कार्ड में देखा जाएगा कि वो बच्चा कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है। यहाँ पे देखो मैं जो बता रहा हूँ मंथली और एनुअली बेसिस पे, यहाँ पे सिर्फ मार्क्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे आप सिर्फ मार्क्स को मत सोच लेना, उसके डिसिप्लिन के भी मार्क्स देखे जाएंगे, है ना। और डिसिप्लिन में कितना अच्छा है, वो कितना अच्छा पढ़ाई कर रहा है, कितना अच्छा वो नीट एंड क्लीन होके आ रहा है स्कूल, है ना। और जो एक्टिविटी है उसमें कितना पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये सारे चीज़ों को क्या किया जाएगा, देखा जाएगा, तब आपको माना जाएगा कि आप क्या कर रहे हो, अच्छे से क्लासरूम को ले पा रहे हो, अच्छे से क्लास को चला रहे हो। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, यूज क्वेश्चनायर फॉर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन। देखो अब क्या किया जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे बच्चे से, है ना, एक फीडबैक लिया जाएगा कि आपका जो आपके बारे में इंफॉर्मेशन ली जाएगी। किसके बारे में, आई एम टॉकिंग अबाउट टीचर,
है ना। आप लोग जो टीचर बनने वाले हो, फ्यूचर टीचर हो आप, तो आपके बारे में क्या किया जाएगा, इन्फॉर्मेशन लिया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई हो तो आगे बढ़ते हैं। अगर किसी का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि मेरा ये डाउट रह गया था, मैं उसे अगली क्लास में कोशिश करूँगा कि सॉल्व करा दूँ, ठीक है ना। अगर किसी को कुछ समझ में ना आए तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या बोला जा रहा है, एवोल्यूशन ऑफ लिसनिंग स्किल, यानी कि सुनने की जो क्षमता है उसका एवोल्यूशन कैसे करेंगे, है ना, उसको कैसे मापेंगे हम लोग। तो देखो दिस स्किल कैन बी इवोल्यूटेड ऑन द बेसिस पैरामीटर्स। देखो इन सारे पैरामीटर पे हम लोग क्या करेंगे, मापेंगे कि वो अच्छा स्पीकर है या नहीं। तो देखो सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द वोकेबुलरी, एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन L1 एंड L2। अब देखो L1 और L2 मतलब, L1 मतलब हो गया आपका मदर टंग, जो भाषा आप अपने परिवार में सीखते हो, मदर टंग। और L2 यानी कि कॉमनली देखो L2 इंग्लिश को ही हम लोग मान लेते हैं नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में भी इंग्लिश ही L2 है, यानी कि लैंग्वेज 2। पहला लैंग्वेज वहाँ पे क्या हो जाएगा, तमिल, तेलुगु, उड़िया, कन्नड़ा, मलयालम। और नॉर्थ इंडिया में क्या हो जाएगा, हिंदी, मगही, भोजपुरी, है ना। तो ये सब लैंग्वेज, या फिर पंजाब की तरफ चले जाओगे तो वहाँ पे पंजाबी हो जाएगी, तो L1 हो जाएगा वहाँ पे पंजाबी। अब देखो बच्चे के अंदर जो है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 को क्या कर सके, वो डिस्टिंग्विश कर सके, यानी कि डिफ्रेंशिएट कर पाए दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। अब दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी कि वो सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझ पाए कि कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा वर्ब, कौन सा ऑब्जेक्ट, या फिर दो सब्जेक्ट आए हैं इस सेंटेंस में तो उससे को वो क्या कर पाए, उसमें उसे कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, कोई भी वहाँ पे अनक्लैरिटी ना हो पाए बच्चे में, यानी कि वो क्या हो, उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो, है ना, क्रिस्टल क्लियर हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैंने 2 पॉइंट बता दिया आपको, अब मैं तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ता हूँ, एबिलिटी टू रिस्पॉन्स व्हाट सी और ही हियर्स। अब देखो कि रिस्पॉन्ड करने की क्षमता क्या है उसके अंदर, वो सुनने के बाद। देखो मैंने बार बार बोला है कि वो सुनता है तो वो इन दोनों चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर पाता है कि नहीं, वो क्या सुन रहा है। अब रिस्पॉन्स वो करता है या नहीं, अब मैं उसे बुला रहा हूँ कि प्लीज़ कम हियर, अब वो इस चीज़ को रिस्पॉन्स ही नहीं करता, वो खड़ा होकर हंस रहा है, मतलब कि वो मेरे इंस्ट्रक्शन को क्या कर रहा है, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है। अगर मैं उसे बोल दूं कि प्लीज़ गो, तो वो अगर चला जाए तो आप क्या समझ जाओगे कि हाँ वो बात को समझ पा रहा है, यानी कि ये पॉइंट ये और ये भी कंप्लीट हो गया। चलते हैं लास्ट पॉइंट की ओर, दोनों एक ही पॉइंट है, यहाँ पे गलती से मिसप्रिंट हो गया है। एबिलिटी टू ड्रॉ मीनिंग फ्रॉम व्हाट ही और सी हियर्स, एबिलिटी टू distinctly recognize English speech sounds both in isolation and combination, यानी कि जो वो है वो डिफ्रेंशिएट कर पाए कि कौन सा जो है आइसोलेशन अलग से होगा और कौन सा कॉम्बिनेशन यानी कि एक साथ होगा, यानी कि उसके अंदर इतनी इफ़िशियंसी आ जाए कि वो चीज़ों को क्या कर सके, डिस्टिंग्विश कर सके कि कौन सा लैंग्वेज, मतलब कौन सा इंस्ट्रक्शन किस वे में है, आइसोलेशन के लिए है या फिर कॉम्बिनेशन के लिए है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है इवोल्यूशन ऑफ स्पीकिंग स्किल, यानी कि बोलने की क्षमता का मापन या फिर मूल्यांकन। देखो सबसे पहले इसे किससे मापोगे आप, फ्लुएंसी से। देखना अगर बच्चा अटक अटक के बोल रहा है या फिर उसे बोलने में क्या हो रही है, तकलीफ आ रही है, या फिर वो बोलते बोलते रुक जा रहा है, विच मीन्स उसकी फ्लुएंसी ठीक नहीं है। आपको क्या करना है, उसे फ्लुएंट करना है जहाँ पे वो अपनी बात को आसानी से रख पाए। दूसरा देखो राइमिंग, देखो रिदम, यानी कि वो रिदम में बोले, है ना, ये ना कि हिचकिचा जाए या फिर घबरा जाए, उसके अंदर रिदम हो, जहाँ पे रुकने की बात हो वहाँ पे रुके, जहाँ पे आगे बढ़ने की बात हो वो आगे बढ़े। अब देखो क्या है, पैसेज ऑफ जंक्चर, ये हो गया दूसरा। तीसरा अब देखो अगला क्या बोल रहा है, अब देखो स्ट्रेस ऑन लेटर्स और वर्ड, यानी कि वो स्ट्रेस दे, जहाँ पे तेज बोलने की ज़रूरत है वहाँ पे वो क्या करे, वो स्पीक लाउडर बोले, है ना, ताकि दूर तक आवाज़ जा सके, ठीक है। और जहाँ पे धीरे बोलने की बात हो या फिर जहाँ पे दुख होने वाली बात हो तो उसका साउंड लो हो जाना चाहिए, है ना। और जहाँ पे थोड़ा सा जोश वाली बात हो, है ना, जीलियस हो, जहाँ पे बहुत ज़ोर से बोलने की बात हो जाए तो वहाँ पे आपको क्या करना है, ज़ोर से बोलना है ना। जीलियस यानी कि जोशीला, है ना। जहाँ पे देखना ये बहुत सारे स्टोरी होंगे जहाँ पे क्या हो, बहुत देशभक्ति वाली बात हो या फिर कुछ युद्ध वाली बात हो जाए तो वहाँ पे क्या करना है, आपको उसी तरह से एक्टिव हो जाना है। आगे बढ़ते हैं। देखो एक्सपीरियंस, अगला क्या बोल रहा है, देखो
एक्सपीरियंस देखो उसका जो मैं आपको ये समझा देता हूँ, ये जो लास्ट पॉइंट है, वॉइस का जो वेरिएशन है पिच का वो आना चाहिए और टोन। इसका मतलब क्या हुआ, देखो मैं समझा देता हूँ। पिच जो है उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी कि पिच मतलब वॉइस में क्या हो, उतार चढ़ाव आना चाहिए अकॉर्डिंग टू सेंटेंसेस। बट अगर उतार चढ़ाव ज़्यादा आ रहा है, अब मैं कहीं तेज बोल दूं और बाद में फिर स्लो हो जाऊं, तो आपको क्या आएगा, मज़ा नहीं आएगा, है ना। यानी कि आपको क्या करना है, जहाँ पे जोर से बोलने की ज़रूरत है जोर से बोलो। और एक बात, पिच जो है हमेशा उतरना नहीं चाहिए पिच से आपका साउंड, एक पिच में ही साउंड को क्या करना है, चलते रहना है, चलते जाना है उसके साथ, है ना। चलिए, आई होप कि आपको सारी बातें क्लियर हो गई होगी। अब आगे देखो रीडिंग स्किल का इवोल्यूशन कैसे होगा। पहली बात, अब जब आप पढ़ोगे यानी कि स्पीकिंग ही करते हो तो वहाँ पे फ्लुएंसी और एक्यूरेसी तो आनी चाहिए। अब देखो एक्यूरेसी मतलब क्या हुआ, यानी कि सही सही पढ़ना, ठीक है। अब अगला देखो प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन इसे नहीं पढ़ना है, यानी कि ये प्रोनाउंसिएशन है। प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण, उच्चारण कैसा होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए, बिल्कुल आराम से उच्चारण और सही सही उच्चारण करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसमें, रीडिंग स्किल में। आगे बढ़ते हैं, अगला देखो एक्सप्रेशन, यानी कि जहाँ पे एक्सप्रेसिव वॉइस या टोन की ज़रूरत हो, यानी कि जहाँ पे पिच को क्या करना है, अप कर देना है, वहाँ पे अप होना चाहिए। और जहाँ पे डाउन करने की ज़रूरत होगी वहाँ पे आपको क्या करना है, पिच को नीचे ले जाना है। जहाँ पे पॉज देना है, अब जैसे आप बोलते जाते हो या फिर कॉमा वगैरह रहता है, देखो मैंने रहता है के बाद थोड़ा सा पॉज लिया था, है ना, तो आपको क्या करना है, एक पॉज लेना है ताकि सेंटेंस के ब्यूटीज जो उसका एक्सप्रेशन हो वो कंप्लीटली आप तक पहुंच पाए, यानी लिसनर तक अच्छे से पहुंच पाए। अब देखो एटीट्यूड और इंटरेस्ट वाइल रीडिंग, अब बच्चे के अंदर डल हो जाए बच्चा, है ना, अगर वो अच्छे से समझ ही नहीं पाए सेंटेंस को तो वो इंटरेस्ट उसमें आएगा नहीं। यानी कि आपको क्या करना है, बहुत सारा इंटरेस्ट जगा देना है पढ़ने के दौरान बच्चे में, या फिर बच्चे को खुद से इंटरेस्टिंग, या फिर वो पोएम पढ़ ले, स्टोरी पढ़ ले या शॉर्ट स्टोरी पढ़ ले, डिपेंड करता है बच्चे पे। बिना इंटरेस्ट के अगर आप पढ़ाओगे तो देखना उसके अंदर ये सारी इश्यूज जो है क्या हो जाएगी, नेगेटिव वे में चली जाएगी। तो उसे क्या करना है, आपको सबसे पहले क्या करना है, एक्टिव करना है, तभी आप इसे अच्छे से उसकी रीडिंग स्किल को डेवलप कर पाओगे। आगे देखिए, अब देखो इवोल्यूशन ऑफ राइटिंग स्किल। अब राइटिंग स्किल को कैसे ठीक करेंगे, है ना। पहला देखो लेजिबिलिटी, यानी कि साफ साफ लिखना है, पहली बात। अब प्रॉपर स्पेस देना, देखो मैंने यहाँ पे सेंटेंसेस लिख रखा है, तो देखो क्लैरिटी के बाद ऑफ के पहले थोड़ा सा स्पेस है ना, यानी कि आपको जो स्पेस देना है बिटवीन लेटर्स, लेटर के बीच में भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो मैंने यहाँ पे जैसे लिख दिया अर्जुन, आप लोग अर्जुन हो, मैंने लिख दिया अर्जुन, तो देखो यहाँ पे भी थोड़ा सा जगह बचा हुआ यहाँ भी है ना, मैंने सारे को एक साथ नहीं लिखा है। देखो यहाँ पे भी ओरिजिनलिटी में भी थोड़ा थोड़ा स्पेस मैंने छोड़ रखा है। अब देखो क्या है, कोहेंसिव एंड कोहेरेंस, यानी कि साफ साफ आपको लिखना है क्लैरिटी में, और उसका जो मतलब है वो क्लियर कट में आ सके, है ना, ये नहीं कि कुछ भी लिख दिया और निकल गए आप। अब देखो क्या है, ओरिजिनलिटी ऑफ आइडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चा लैंग्वेज सीख रहा है तो वहाँ पे तो जो बात है, यानी कि वो लिखे, जैसे अगर आप ऐसे वगैरह लिखा रहे हो बच्चे में, तो आप रटने पे आपको जोर नहीं डालना है। बच्चा भले छोटे छोटे सरल शब्दों का यूज़ करे, सिंपल वर्ड्स का यूज़ करे सेंटेंसेस में, यू हैव टू अलाउ देम, आपको अलाउ कर देना है। यू डोंट हैव टू रिजिट ऑन देम दैट दे हैव टू यूज़ बिग वोकैबुलरी, राइट। मतलब आपको बड़े बड़े वोकैबुलरी की ज़रूरत नहीं है लिखाने की, आप उसे क्या करो, सिंपल वे में लिखने दो, ताकि वो अपने ओरिजिनल आइडिया को क्या कर सके, आपके साथ शेयर कर सके, लिख सके, तभी बच्चा आगे चल के अच्छा कर पाएगा लाइफ में। अब आगे देखो क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि जो वो कहना चाहता है एग्जैक्टली कह पाए, है ना। ऐसा नहीं कि अब उसके दिमाग में कुछ और है, उसके माइंड में कुछ और आ रहा है, लेकिन वो क्या कर पा रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है अच्छे से, तो भी दिक्कत हो जाएगी भैया, है ना, दिक्कत यहाँ पे आने शुरू हो जाएगी। तो इसलिए क्या करना है, क्लैरिटी उसके एक्सप्रेशन में होनी ही चाहिए। अब देखो सुटेबिलिटी टू द टाइटल और पर्पस, यानी कि जिस पर्पस में दिया जा रहा है उस पर्पस में वो सूट होना चाहिए, यानी कि उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ना कि अब मैं कुछ एक इमोशनल सा स्टेटमेंट लिखने के लिए बोल रहा हूँ, वहाँ पे वो कुछ दूसरे वे में, प्ले वे में लिख दे या खेलने के में, हंसी मजाक में ले ले, तो वो सूटेबल नहीं होगा। यानी कि टाइटल या जो भी पर्पस दिया गया है उसी के अनुसार आपको चलना है।
आगे देख लो वर्ड्स, यानी कि वर्ड्स का रीच जो है, आपका वोकेबलरी बहुत रीच होना चाहिए। मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आपको अपने वोकेबलरी को रीच करना है तो आप बुक्स पढ़ो, पहली बात। अगर आपको बुक्स, मोटी बुक्स पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं हो आप, तो आप आर्टिकल पढ़ो, है ना। अब आर्टिकल कैसे पढ़ोगे? अगर आपको इंटरेस्ट मूवी वगैरह में है तो आप किसी एक्टर का इंटरव्यू पढ़ लो, है ना, या फिर किसी डायरेक्टर का पढ़ लो, या फिर क्या चल रहा है बॉलीवुड में वो देख लो आप। या फिर अगर किसी को हेल्थ में इंटरेस्टेड है तो हेल्थ मैगजीन, ई पेपर सब फ्री में अवेलेबल है ऑनलाइन पे, है ना। तो इंटरनेट का सही इस्तेमाल करो आप लोग। चलो, ज्ञान की बातें बहुत ज़्यादा हो गई, अब बात करता हूँ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। द मेन पर्पस ऑफ असेसमेंट इज, मेन पर्पस क्या है असेसमेंट का, मूल्यांकन का क्या महत्वपूर्ण पर्पस है? पहला देखो, टू गिव प्रैक्टिस इन राइटिंग, उन्हें क्या करना है? राइटिंग में प्रैक्टिस कराना। देखो, जब असेसमेंट कर रहे हो तो आप, मैंने अभी बताया LSRW सब का करते हो आप, तो यहाँ पे सिर्फ राइटिंग का तो होगा नहीं, कट कर दो आप। अगला देखो, टू इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है, ये अच्छा लग रहा है, रहने देते हैं इसे। टू डिसाइड पास और फेल, देखो मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, कभी भी आपको पास या फेल वाले के मतलब देखो, जजमेंटल नहीं, जज नहीं बनना है आपको, या तो इस पार या तो इस पार ही। बहुत अच्छे बहुत खराब नहीं होता है असेसमेंट का मतलब। असेसमेंट का मतलब होता है कहाँ पे बच्चा को इम्प्रूव होने की बात हो रही है, वो करना है आपको, यानी कि इम्प्रूवमेंट लानी है, यानी कि ये भी कटा ये भी कटा। अब देखो लास्ट वाले ऑप्शन के साथ देख लो, टू मेजर अचीवमेंट ऑफ लर्नर्स, यानी कि उसके जो अचीवमेंट है उसी को सिर्फ देखना नहीं। असेसमेंट का मतलब वो नहीं होता है कि उसने क्या अचीव किया, वो क्या अचीव ना हो सका उससे, उसके ऊपर भी ध्यान देना ही असेसमेंट कहलाता है। यानी कि ये जो हो जाएगा आपका जाएगा किसके साथ? टू इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी कि क्या करना है आपको? इम्प्रूव होते रहना है ना। अगर कुछ खराब हो गया तो उसे कैसे अच्छा करना है, इस पे ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। टू इवेलुएट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एट क्लास 3 स्टूडेंट में बी आस्क्ड टू, देखो क्लास 3 के बच्चों को रीडिंग जो है स्किल उसकी देखनी है, नापनी है आपको, तो उसे आप क्या बोलोगे? राइट अ डायरी बेस्ड ऑन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि आप उसे डायरी लिखने के लिए बोल दोगे, या फिर यूज अ सेट ऑफ आइडेंटिफाइड वोकेबलरी ऑन देयर ऑन, मतलब आप उसे बोलोगे कि कोई भी वोकेबलरी लिख के दिखा दो, या फिर टेक अ शॉर्ट डिक्टेशन ऑफ व्हाट दे हैव रेड, यानी कि जो उन लोगों ने पढ़ा उसका क्या कर लो आप, डिक्टेशन लिखा दो। देखो डिक्टेशन जहाँ भी लिखाने की बात होगी वो तो गलत होगा ही, और जहाँ पे आप बोल दोगे वोकेबलरी आप अपने मन से लिख के दिखाओ, ये भी हो जाएगा नेगेटिव। और राइटिंग जो है डायरी करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये जो जाएगा C नंबर के साथ जाएगा। क्यों? देखो, रीटेल अ स्टोरी देयर ऑन वर्ड्स टू समराइज द मेन आइडिया और द मोरल ऑफ द स्टोरी, यानी कि बच्चे ने अगर छोटे सिंपल वर्ड में भी समझा दिया तो आप जो है अपने पर्पस में सफल हो गए। बच्चे को जो मैसेज कन्वे करना है बच्चे को, वो इम्पॉर्टेंट है ना। अगर वो टूटी फूटी मातृभाषा में भी अगर वो स्टोरी का जो है मतलब समरी बता दे तो काम हो गया आपका। जरूरी नहीं कि वो लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में इंग्लिश में पढ़ा रहे हो तो वो इंग्लिश में ही बता पाए, आपका काम है आइडिया देना। और अगर वो इस चीज़ को पूरे अच्छे से समझ गया और बता पा रहा है आपको, तो इसी के साथ आपको जाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला जो है क्वेश्चन ऑफ द डे, इसका आंसर मैं नहीं करूंगा, आपको करना है कमेंट सेक्शन में। जब ये वीडियो खत्म हो जाएगी तब लिखना है QOD, यानी कि क्वेश्चन ऑफ द डे ABC, जो भी आपका आंसर आए ABCD में आपको लिख देना है। तो देखो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इम्प्रूविंग द इमेज ऑफ अ स्कूल, यानी कि रेमेडियल टीचिंग। देखो मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए हिंट कर देता हूँ, मैंने रेमेडियल टीचिंग बता रखी है पहले से, अगर आप लोगों ने लेक्चर देखा हो मेरा। तो रेमेडियल उन्हीं को दिया जाता है जो बच्चे कमज़ोर होते हैं, है ना, उन्हें क्लास से बाहर थोड़ी देर के लिए अलग से पढ़ा दिया जाता है, उसे बोलते हैं रेमेडियल टीचिंग। तो चलिए आंसर दीजिए इसका आप लोग, ठीक है ना। देखो और एक अनाउंसमेंट है, जिनका भी पेपर 2 में SST है, सोशल साइंस है, उन लोगों के लिए बता दूं कि प्रधानमंत्री के ऊपर जो 30 GK आए हैं मैंने करा रखा है एक जगह पे, और राष्ट्रपति के ऊपर। आपको कुछ नहीं करना है, जाके दोनों वीडियो को देख लेना है द एजुकेटर पे, लिंक कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, या फिर आप सर्च कर लेना द एजुकेटर का चैनल और सब्सक्राइब कर लेना। एक बात और, जो भी आने वाले जो आगामी परीक्षा हैं, जो
करंटली जो आने वाले हैं वो एग्ज़ाम एनटीपीसी रेलवे का भी है। अगर आप वो सब की परीक्षा की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी आप क्या कर सकते हो, द एजुकेटर को सब्सक्राइब कर सकते हो और ये सब वीडियो को अवेल कर सकते हो, देख सकते हो। थैंक यू सो मच, आपने कीमती वक्त दिया। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बी सेफ देयर, इट्स पेंडेमिक टाइम। थैंक यू।